बात कह चुका हूं, फिर कह रहा हूं, ये आपका लास्ट सीटेट है। आपको न्यू एनसीईआरटी पढ़नी है या आपको ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है, इसको लेकर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। उन्होंने प्रॉपर तरीके से बता दिया है कि क्या वैलिड माना जाएगा, क्या इनवैलिड माना जाएगा। जी नमस्कार, मेरा नाम सनी श्रीवास्तव, स्वागत है आपका टीचर्स अड्डा के यूट्यूब चैनल पे। तो आज यानी 27 तारीख को सीटेट का नोटिफिकेशन या पब्लिक नोटिस इशू कर दिया गया है और इसकी जो फॉर्म भरने की जो तारीख है वो आज से ही शुरू है, यानी 27 नवंबर से लेकर 28 दिसंबर 2025 तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और इसका जो एग्ज़ाम होगा वो कब होगा बच्चा, वो होगा 8 फरवरी यानी संडे के दिन। पेपर 2 जिनका है उनका एग्ज़ाम सुबह होगा 9:30 बजे से 12 बजे तक, 2.5 घंटे का पेपर होता है। और पेपर 1 जिनका है उनका एग्ज़ाम शाम को होगा, यानी 2:30 बजे से लेकर 5 बजे तक। तो सुबह 9:30 से 12 और शाम को 2:30 से 5 बजे तक ये पेपर होंगे। अब इस पे अगर मैं बात करूं बारी बारी से, तो देखिए फॉर्म भरने की जो फीस रखी गई है वो, अगर आप पेपर 1 या पेपर 2 देना चाहते हैं तो ये फीस होगी 1000 रुपये जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। और अगर आप किसी भी अदर कैटेगरीज से हैं तो उसमें 500 रुपये लिए जाएंगे। अगर आप दोनों पेपर भरते हैं तो 1200 रुपये, और किसी भी अदर कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो 600 रुपये आपसे जो है वो लिए जाएंगे। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात, पासिंग मार्क्स पे। देखिए पासिंग मार्क्स पे सीटेट के पब्लिक नोटिस के अंदर जो बात क्लियर कट लिखी गई है वो ये लिखी गई है कि एनसीटीई नोटिफिकेशन 764/2010 एनसीटीई 11 फरवरी 2011 के अकॉर्डिंग अ पर्सन हु स्कोर 60% और मोर देन इन द टेट एग्जाम विल बी कंसिडर्ड ए टेट पास। तो आपका 60% क्या होना चाहिए, क्वालिफाई होना चाहिए। 60% अगर आप करते हैं तो वो आ जाता है आपका 90 नंबर। लेकिन उसके बाद ये लिखा है कि जो स्कूल मैनेजमेंट्स हैं, गवर्नमेंट हो गई, लोकल बॉडी हो गई, गवर्नमेंट एडेड या अनएडेड हो गया, मे कंसिडर गिविंग कंसेशन टू द पर्सन बिलोंगिंग टू SC ST OBC डिफरेंटली एबल्ड पर्सन एटसेट्रा। यानी अगर आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी से हैं तो जो भी सरकारें या जो भी बॉडीज एग्जाम लेती हैं वो इन रिजर्व कैटेगरीज के लिए छूट दे सकती हैं। आमतौर पे ये जो छूट होती है ये 5% की होती है। तो 5% अगर आप करेंगे तो वो आता है आपका 82.5, पर उसको हम जानते हैं कि अभी केसेस हुए थे और उसमें इसके फाइनल राउंड ऑफ करके कितना कर दिया गया, 82 मार्क्स कर दिया गया। तो जनरल कैटेगरी के लिए जो पासिंग मार्क्स है वो 90 मार्क्स है, और जो भी रिजर्व कैटेगरीज हैं उनके लिए जो पासिंग मार्क्स है वो कितना है, 82 मार्क्स है। पर जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, मैं फिर आपसे बोल रहा हूं, अगर आप इस नंबर को टारगेट करेंगे तो आपको हमेशा परेशानी आएगी। इसलिए हमेशा अपने पासिंग मार्क्स को 100+ के लिए टारगेट करना चाहिए, तब जाकर आप आराम से क्या होते हैं, पास हो जाते हैं। बहरहाल जो पासिंग मार्क्स है वो ये है। तो जनरल कैटेगरी के लिए हो गई 90 और जो रिजर्व कैटेगरीज हैं उनके लिए हो गई 82। अलग अलग स्टेट में अलग अलग नियम हो सकते हैं, उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो देखो बड़ी सिंपल सी बात है। एलिजिबिलिटी में जो रूल है एनसीटीई के, उनके अकॉर्डिंग ही एलिजिबिलिटी बनाई जाती है। उनके अकॉर्डिंग ही क्या होती है, एलिजिबिलिटी बनाई जाती है। अगर हम पब्लिक नोटिस के अंदर एलिजिबिलिटी को देखेंगे तो वहां पर क्लियर कट मेंशन है कि जो रूल्स होते हैं एनसीटीई के उनके अकॉर्डिंग ही एलिजिबिलिटी होगी। यानी कौन ये फॉर्म भर सकता है, कौन आवेदन कर सकता है, उसके लिए जो गाइडलाइंस हैं वो ऑलरेडी क्या है, डिसाइडेड की जा चुकी हैं। ठीक है, मैं फिर भी आपको एक बार डिटेल में बताता हूं, फिर आपको शॉर्ट में बता दूंगा जिससे आपको जो है वो परेशानी ना हो। देखिए एलिजिबिलिटी में लिखा हुआ है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अपीयरिंग इन द सीटेट आर एज नोटिफाइड बाय एनसीटीई। द कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू विजिट द वेबसाइट ऑफ एनसीटीई यानी nct.gov.in to ascertain their eligibility. Minimum qualification for teaching staff should be accordance with the following. तो इसके अंदर जो चीजें बताई गई हैं उसमें उनका जो जिस्ट निकलता है, उनका जो क्रक्स निकलता है वो सिंपल सा है। अगर आप पेपर 1 के लिए फॉलो कर रहे हैं तो पेपर 1 देखो 1st to 5th तक के टीचर्स जो बनते हैं वो पेपर 1 क्वालिफाई करते हैं, ठीक, जिनको हम प्राइमरी टीचर्स बोलते हैं, जिनके लिए पीआरटी का एग्जाम होता है। उसका फॉर्म भरने के लिए आपके पास डिप्लोमा होना बहुत जरूरी है, यानी आपका किसी भी ग्रेजुएशन के किसी भी टीचिंग जो सर्टिफिकेट होते हैं वो डिप्लोमा का होना चाहिए, जैसे डीएलएड हो गया, डीएड हो गया, इस टाइप का।
और अगर आप पेपर 2 दे रहे हैं जो कि 6 to 8 तक के टीचर्स को पढ़ाते हैं, या जैसे DSSB में 6 to 10 तक पढ़ाते हैं, KVS में 6 to 10 तक पढ़ाते हैं, NVS में EMRS में 6 to 10 तक पढ़ाते हैं, यहां पर आपके पास क्या होना चाहिए, डिग्री आपकी होनी चाहिए, यानी आप डिग्री होल्डर होने चाहिए और पेपर 1 के लिए डिप्लोमा होल्डर होने चाहिए। कोई भी स्टूडेंट फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, ऑल इंडिया, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई एज लिमिट नहीं है। अगर आप अपीयरिंग स्टूडेंट हैं, अपीयरिंग किस में, अपने डिप्लोमा या डिग्री में, जैसे आप बीएड में अपीयरिंग हैं या आप डीएलएड में अपीयरिंग हैं, तो आपका जो 12th या ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट होना चाहिए। लेकिन अगर आपने किसी भी टीचिंग सर्टिफिकेट में अपना एडमिशन करा लिया है तो अपीयरिंग स्टूडेंट भी फॉर्म भर सकते हैं, चाहे आपको वो कोर्स शुरू करते हुए एक ही दिन क्यों ना हुआ हो, आप सीटेट का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो इसको अगर मोटे मोटे तौर पे समझा जाए तो देखो, जो पेपर 1 का क्राइटेरिया है वो क्या है। पेपर 1 में या तो आप 12th पास हो, 12th प्लस डिप्लोमा हो आपका, जैसे डीएलएड, डीएड, इस टाइप का जिस भी नाम से जाना जाए, या आपका 12th पास हो प्लस आप क्या हो, बीएलएड आपका क्या हो, पास होना चाहिए या अपीयरिंग होना चाहिए, आप ये फॉर्म भर सकते हैं। आपने ग्रेजुएशन किया हो और अगर आप बीटीसी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत जगह पे बीटीसी क्या होती है, ग्रेजुएशन के बाद होती है, तो ग्रेजुएशन प्लस आपका क्या हो, बीटीसी या डिप्लोमा हो, तो भी आप पेपर 1 का फॉर्म भर सकते हैं। रही बात पेपर 2 की, तो पेपर 2 में आपका क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन प्लस डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएशन और बीएड। बीएड आपने 1 साल की हो, 2 साल की हो, इंटीग्रेटेड में हो, तब भी ये भर सकते हो। ठीक है, तो ये मोटे मोटे तौर पे आपका क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। पेपर पैटर्न की अगर बात करें तो देखो, पेपर पैटर्न में कोई चेंज हुआ नहीं है। 4 चीजें आपसे पूछी जाती हैं। क्या क्या पूछी जाती हैं, आपसे पूछी जाएगी सीडीपी, आपसे पूछा जाएगा लैंग्वेज 1, आपसे पूछा जाएगा लैंग्वेज 2 और आपसे आपका पूछा जाएगा सब्जेक्ट। ठीक है, तो अगर आप पेपर 1 में एग्जाम दे रहे हैं तो पेपर 1 में सीडीपी के 30 सवाल आएंगे, लैंग्वेज के भी 30 सवाल आएंगे, लैंग्वेज 2 के भी 30 सवाल आएंगे, जिसमें 15 क्वेश्चंस आपके पैराग्राफ और पोएट्री इनसे रिलेटेड होते हैं। जो भी आप लैंग्वेज 1 चूज करते हैं, लैंग्वेज 1 में आपसे क्या क्या पूछा जाता है, पैराग्राफ पूछा जाता है और पोएट्री पूछी जाती है। लैंग्वेज 2 में आपसे 2 पैराग्राफ्स पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं, 2 पैराग्राफ्स पूछे जाते हैं। पेपर 1 के अंदर जो सब्जेक्ट बनता है वो बनता है मैथ्स और ईवीएस, और दोनों के 30-30 सवाल आते हैं। 15 क्वेश्चन कंटेंट के आते हैं और 15 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट की पेडागोजी के आते हैं। अगर आप पेपर 2 दे रहे हैं तो पेपर 2 के अंदर सीडीपी में सेम वही बात है, 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लैंग्वेज 1 में भी 30, यहां पर भी 30, लैंग्वेज 2 में भी 30। जो भी आप लैंग्वेज चूज करते हैं उनके 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 15 क्वेश्चंस उसमें जो है वो पेडागोजिकल इश्यूज के होते हैं। और आप अगर साइंस स्ट्रीम से हैं तो मैथ्स के साथ साइंस पूछा जाता है। अगर आप आर्ट्स के हैं तो एसएसटी पूछा जाता है। अगर आपने लैंग्वेज में अपना ग्रेजुएशन किया है, जैसे मान लीजिए आपने हिंदी से ऑनर्स किया है, संस्कृत से ऑनर्स किया है, इंग्लिश से ऑनर्स किया है, तो ऐसे में लैंग्वेज ऑनर्स के बच्चे भी क्या करते हैं, सोशल साइंस ही देते हैं। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आपने बीकॉम किया है, तो भी आपको क्या देना होगा, एसएसटी ही देना होगा, सोशल साइंस ही देना होगा। ठीक है, तो एसएसटी के अंदर आपसे 60 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें 40 सवाल आपके कंटेंट से पूछे जाते हैं और 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं पेडागोजिकल इश्यूज के। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मोड ऑफ पेपर जो है वो ऑनलाइन ना होके ऑफलाइन होने लगा है, अब आपको पता है ये बात। 132 शहर हैं भारत के अंदर जिनमें ये पेपर ऑर्गेनाइज किया जाता है। जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपसे आपके सिटी की चॉइस पूछी जाएगी कि पहले नंबर पे आप कौन सी सिटी चुनना चाहते हैं, दूसरे नंबर पे कौन सी चुनना चाहते हैं, और उसी चॉइस के हिसाब से आपको क्या किया जाएगा, आपका ऑफलाइन सेंटर एग्जाम का आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसमें बेहतर ये होता है कि आप क्या करें, जल्द से जल्द अपना फॉर्म भरें ताकि आपकी पहली चॉइस की सिटी आपको क्या हो जाए, मिल जाए। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या कोई चेंज हमें देखने को मिल रहा है, तो हमें कोई चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। सिलेबस के अंदर कोई चेंज नहीं है, पेपर पैटर्न के अंदर कोई चेंज नहीं है। पर मैं आपको बता दूं, मैं कई बार ये बात कह चुका हूं, फिर कह रहा हूं, ये आपका लास्ट सीटेट है जिसमें ना तो सिलेबस चेंज दिख रहा है, ना तो पेपर का पैटर्न चेंज दिख रहा है। हो सकता है कि जो नेक्स्ट सीटेट होगा उस नेक्स्ट सीटेट में आपको ये चेंजेस देखने को मिलेंगे।
आपको ये चेंजेस देखने को मिलेंगे। हमारी किस्मत बहुत अच्छी होगी तो शायद हो सकता है कि ये चेंज हमें ना देखने को मिले नेक्स्ट टाइम भी, पर मैं 72% श्योर हूं कि अगले सीटेट में आपको सिलेबस के अंदर भी और पेपर पैटर्न के अंदर भी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं और सीटेट आपको 4 लेवल पे देखने को मिल सकता है। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, पेपर पैटर्न सेम है। और सबसे बड़ा सवाल, आपको न्यू एनसीईआरटी पढ़नी है या आपको ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है, इसको लेकर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो अभी आपको न्यू एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, आपको ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है। अगर न्यू एनसीईआरटी के कुछ चीजें हमें लगेंगी कि वो एग्जाम में आ सकती हैं, तो वो हम टीचर्स आपको वैसे ही करा देते हैं और आगे भी करा देंगे। तो उसके लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना फोकस किस पे करेंगे? पुरानी एनसीईआरटी पे करेंगे और आप उसी तरह का सिलेबस है, उसी तरह का पेपर पैटर्न है, कोई चेंज नहीं आया है। 2 बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं, उसको आप जरा ध्यान से समझ लीजिएगा। एक तो फॉर्म को भरते समय बहुत ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे लोग आप में साइबर कैफे जाके साइबर कैफे वाले से फॉर्म भरवाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आपके नाम में, पिता के नाम में, माता के नाम में गलतियां ना होने पाए, क्योंकि आपको सुधार का मौका नहीं मिलेगा या बहुत ही रेयर चांस है कि उसमें आपसे चीजें जो है वो पूछी जाएं। तो फॉर्म बहुत ध्यान से भरिएगा, फॉर्म को जल्दी भरने की कोशिश कीजिएगा। सिलेबस को अगर आप देखेंगे तो वही सेम सिलेबस है, कोई चेंज नहीं हुआ है। पेपर 1 के सिलेबस की अगर बात करूं, पेपर 1 के सिलेबस की बात करूं तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में ये कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ टॉपिक्स हैं जो पहले भी आते थे। कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन का टॉपिक पहले भी था, लर्निंग एंड पेडागोजी का टॉपिक पहले भी था। मैथमेटिक्स में कंटेंट की बात करें तो सेम टॉपिक्स हैं, कोई चेंज नहीं हुआ है पिछले बार के पब्लिक नोटिस से, ना ही इन्वायरमेंटल स्टडीज में कोई चेंज हुआ है। पेडागोजिकल इश्यूज भी सेम है। अगर आपका पेपर 2 सोशल साइंस है, अगर आपका पेपर 2 सोशल साइंस है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चे सोशल साइंस में परेशान होते थे सिलेबस को लेके, तो वहाँ पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ, कोई चेंज नहीं आया। हिस्ट्री के अंदर भी वही सारे टॉपिक्स हैं, व्हेन, वेयर एंड हाउ, अर्लीस्ट सोसाइटीज, फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स, वही सारे टॉपिक हैं। और आपका जो ज्योग्राफी है उसमें भी वही सारे टॉपिक हैं। और जो सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ यानी आपकी जो पॉलिटी है उसके अंदर भी यही टॉपिक हैं जो पहले थे। तो इनमें कहीं कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। इनमें कहीं कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलता है। बाकी मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बस एक बार मुझे मिल जाए। देखिएगा, एक ये पॉइंट देख लीजिएगा। ओएमआर को लेके बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, उन्होंने प्रॉपर तरीके से बता दिया है कि क्या वैलिड माना जाएगा, क्या इनवैलिड माना जाएगा। कंप्लीट सर्कल जब करोगे वही वैलिड होगा। आधा अधूरा या हल्का सा बाहर निकल गया या टिक कर दिया गया या फैल गया आपकी स्याही, तो ये सब आपका इनवैलिड हो जाएगा, इसको नहीं माना जाएगा। ये वो सिटीज हैं जहां पर आप जो है वो अपनी चॉइसेस भर सकते हैं। 132 सिटीज उनके कोड के साथ दी हुई हैं, इनमें से ही आपको कोई चॉइस सिटी का कर लेना है, ठीक है। तो ये सीटेट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन थी और इसमें आप जो है वो ctet.nic.in पे जाकर आप ये पब्लिक नोटिस अपना डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर जो आप ये वीडियो देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये पब्लिक नोटिस देखने को मिल जाएगा। पीडीएफ उसकी लग जाएगी, पीडीएफ उसकी लग जाएगी है? हाँ, ठीक है। तो ये कुछ जो मेलिंग एड्रेस वेड्रेस वाली चीज़ें हैं उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं पीडीएफ लगवा दूंगा और बाकी अभी सिलेबस पे सारे टीचर्स अपने अपने हिसाब से जो है वो डिस्कस कर लेंगे। जैसे मैं सोशल साइंस का करूँगा, प्रशांक सर जो है पेपर 1 के लिए करेंगे, तो उनकी वीडियोस आप देख लीजिएगा। उन वीडियोस के लिंक भी आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। तो फॉर्म भरना स्टार्ट कर दीजिए, जल्दी से जल्दी फॉर्म भरिए और जुड़ जाइए अपनी तैयारी में। ये जो पीडीएफ है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।